अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, IMF के आने से पहले शराइत पहुंच चुकी हैं और आवाम को रिलीफ फराहम करने से पहले महंगाई के जिन को बेलगाम करने की तैयारी भी की जाने लगी है। IMF ने 1.1 अरब डॉलर्स की किस्त अदा करने के बाद हुकूमत को नए बेल आउट पैकेज में शामिल करने की हामी भर ली है। IMF का वफ्द 15 मई को आएगा और पाकिस्तान के लिए 6 से 8 अरब डॉलर्स के नए बेल आउट पैकेज के अहम निकात तय करेगा। ताहम इससे कबल IMF ने पाकिस्तान को नई तजावीज़ पेश कर दी हैं। IMF ने मज़ीद टैक्स लगाने, बिजली गैस मज़ीद महंगी करने, पेंशन्स पर टैक्स लगाने और खसारे का शिकार हर सरकारी इदारे को फ़रोख्त करने की तजवीज़ पेश कर दी थी। IMF शराइत के बाद FBR पेंशन निज़ाम में इस्लाहात के लिए तैयार है और 1 लाख से कम पेंशन वालों से टैक्स लेने या तमाम पेंशन्स पर 10% टैक्स लगाने जैसी तजावीज़ पर गौर शुरू कर रहा है। जबकि इस सिलसिले में हुकूमत भी मुतहर्रिक हो गई है। वजारत ख़जाना ने बजट बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। कर्ज अदायगी, दिफाई बजट और टैक्स वसूलियों समेत दीगर अहदाफ तय होने पर IMF से शेयर होंगे। एक जानिब हुकूमत इदारों की निजकारी के लिए कमीशन कायम कर चुकी है तो दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमतों में बड़े पैमाने पर तब्दीली का मंसूबा भी बना चुकी है। मुल्की मईशत को बहाल करने के लिए पेंशन ख़त्म करने, सरकारी मुलाजमतें कम करने और इदारों की निजकारी जैसे अहम फैसले किए जा रहे हैं। टैक्स भी आयद हो रहे हैं और सब्सिडी का खात्मा भी किया जा रहा है, मगर कहीं भी ज़राअत को फ़रोग़ देने, इंडस्ट्रीज़ को परवान चढ़ाने, तवानाई के मंसूबे लगाने, IT को प्रमोट करने और नौजवानों में स्किल्स पैदा करने के प्रोजेक्ट्स और मंसूबे शुरू किए जाने की बात नहीं की जा रही। अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत पेंशन बंद कर देती है, सरकारी मुलाजमतें भी कम कर देती है और प्राइवेट इदारों को इस काबिल नहीं बनाती कि प्राइवेट सेक्टर मुलाजमतें मुहैया करें, आवाम को रिलीफ भी नहीं मिलता और महंगाई कम नहीं होती, ना कर्ज लेने की पॉलिसी ख़त्म होती है, ना गर्दिशी कर्जा कम होता है और ना ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होता है, तो फिर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम किस तरह लाया जा सकता है? मुल्क की मईशत की कमज़ोरी की वजह हुकूमती पॉलिसीज़ हैं या इंतज़ामी मामलात या फिर अफसरशाही? इस बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इशफाक तोला साहब, हमारे मईशत हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि IMF की जो तजवीज़ सामने आई हैं कि पेंशन ख़त्म की जाए, टैक्स नेट बढ़ाया जाए, सब्सिडी पर भी गौर व किया जाए, उसे भी कम किया जाए, लिमिटेड किया जाए, बल्कि ख़त्म कर दिया जाए। हम एक बहुत अरसे से पाकिस्तान में सुनते आ रहे हैं कि पेंशन की मद में बहुत सारा पैसा पाकिस्तान का जाता है, लेकिन ये क्या वाहिद मुमकिन राह है और इससे क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कंडीशन के ऊपर एक पेंशन कमीशन भी बना था और दुनिया में ये चीज़ें अब मेरा ख्याल है मैनेज हो जाती हैं प्राइवेटली। और मेरा ख्याल है जिन एम्प्लॉयज़ को आपने मेरा ख्याल है ऑन बोर्ड कर लिया है पेंशन के साथ, उनकी तो स्कीम अब आप नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी ये है कि फ्यूचर में जो एम्प्लॉयज़ आप हायर करते हैं या आप जो इन्हीं एम्प्लॉयज़ को इक्वलेंस करनी है तो आप एक पेंशन फंड बना सकते हैं और एट द टाइम ऑफ इनके एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर आप इसमें एक फंड में आप अमाउंट डाल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इससे काफ़ी आपके पैसे बचेंगे। अंदाजन समझ लें, मेरे हिसाब से 100 से 150 अरब तक का आपका कम से कम मिनिमम डिफरेंस आ सकता है। दूसरी जो इनकी कंडीशनें हैं उसमें मेरा ख्याल है अभी तो अननोन है और आ जाएंगे। टैक्स नेट में इजाफा ये सबको पता है होना चाहिए, बट जिस तरीके से ये जो 6 महीने में हमारे केयर टेकर सेटअप ने ज़ाया किए, तो उसकी वजह से ये हुआ हमारा कि ये जो टाइम था, हमारी पूरी एक टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट बनी हुई थी, जो हमने इनको कहा था कि आप उसी को दे दें तो आपका टैक्स का सिस्टम 100 नहीं तो 70% इम्प्रूव हो जाएगा। उन्होंने अपनी मिथ में मेरा ख्याल है शायद उन्होंने इसको डिस्कार्ड किया और मेरा ख्याल है उसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंच गया है। और उसकी वजह से आज एक बिल्कुल लूली लंगड़ी जो रिफॉर्म्स करने के लिए आए हैं उसके नताइज नेगेटिव निकल रहे हैं। आपने देखा ये दुकानदारों की जो स्कीम थी, जो रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की स्कीम हमने तैयार की थी, उसमें 250 अरब आ रहे थे आपके पास। ये इन्होंने बेचारों ने पता नहीं कहाँ से एक्सपर्ट लाए थे ये कि 75 दुकानदार सिर्फ आए। तो ये इन्होंने टाइम जाए कि इसकी अकाउंटेबिलिटी मेरा ख्याल से होना चाहिए जो इसमें मुलविस था। और मेरा ख्याल है करार वाकई इनके एक बहुत जबरदस्त अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि उन्होंने टाइम क्यों जाया किया पाकिस्तान का।
तीसरा ये है कि टैक्स रिफॉर्म्स के लिए हमारे पास रिपोर्ट तैयार है, हम बिल्कुल इसमें काम कर सकते हैं और इमीडिएटली इसको हम, मेरा ख्याल है, गेट सेट गो कर सकते हैं उसको। बाकी हाँ आपने सवाल किए कि जो जी। टैरिफ एडजस्टमेंट वगैरह वो कह रहे हैं, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और आपके शरह सूद में इजाफा होगा और आपका खर्चा कम नहीं हो सकेगा। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि अगर आप पेंशन को कम करने की भी बात करते हैं, टैक्स नेट को हमने देखा है कि हर हुकूमत जब भी आती है वो टैक्स नेट को बढ़ाने की बात करती है। खान साहब के दौर में टैक्स नेट, रिकॉर्ड टैक्स नेट की बात की थी कि हम बढ़ाएंगे और हमने इतनी रिकवरीज भी की हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि सैलरी बेस्ड जो आदमी है वो तो टैक्स दे रहा है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर चीज़ पर ही लगा होता है। ये जो बड़े 6 सेक्टर्स हैं जिन पे हमेशा टैक्स की बात की जाती है कि ये उतनी अदायगी नहीं करते हैं, इनके ऊपर क्या गवर्नमेंट को सीरियस पॉलिसी लेकर आने की जरूरत नहीं है? और अगर लेकर आती है तो इसमें आप क्या लचक के देख रहे हैं, क्या मार्जिन है? फरवा एक काम करें, ये हमारी रिपोर्ट है, मैं आपको भेज देता हूँ। रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की इंटायर में रिपोर्ट है जो लास्ट ईयर 18 अप्रैल को हमने दी थी, ये वाला नहीं, पिछले अप्रैल में। उसमें हर लेवल के जिस जिस जगह आपको टैक्स लगाने हैं हर चीज मौजूद है। चाहे एग्रीकल्चरिस्ट को टैक्स लगाना है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट को लगाना है, चाहे ट्रेडर को लगाना है, हर चीज है। और 2.5 ट्रिलियन के डायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात नहीं कर रहा। और नए टैक्स पेयर कम से कम 1 से 1.5 करोड़ नया टैक्स पेयर हम निकाल सकते हैं। मगर हठधर्मी है, मैं आपको वही कह रहा था कि एक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट तैयार थी और एक, मेरा ख्याल है, केयर टेकर सेटअप में सिर्फ इसी तो बहस की खातिर उन्होंने अपना एक टीम बनाई जिसने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई और एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना दी। और केयर टेकर सेटअप ने उसको बगैर डेलिब्रेशन के, या डेलिब्रेशन किया भी है मुझे नहीं पता, उन्होंने पास कर दिया और ये पास ऑन द बग है। अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि भाई आप देख लो, पाकिस्तान की खातिर कर डालो अब इसको। बट अब पता नहीं, अल्लाह करेगा। मैंने तो अपने हिस्से की चीज डाल दी है, वो रिपोर्ट मौजूद है, पब्लिक के सामने है। हाँ, मैं चैलेंज ये कर सकता हूँ दुनिया के किसी एक्सपर्ट को लेके आए। मेरे पास 100 प्रोफेशनल्स की टीम थी जिसने इसको बनाया था, उनमें से 99 प्रोफेशनल और मेरे साथ आ जाएंगे और हम चैलेंज करेंगे, अगर कोई ये बता दे कि हमने एक भी कोई जो तजवीज थी वो गलत पेश की थी, तो हम सरे तस्लीम हम करेंगे और अपने आप को अपने अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश कर देंगे। मगर ये क्या बात हुई कि एक चीज तैयार है जो कि आपको नताइज दे सकती है, फौरी नताइज दे सकती है, और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा। सही है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर आपने मईशत थोड़ा सा खड़ी करनी है तो आपने अपनी एक्सपोर्ट्स पे काम करना है। अगर आपने मईशत खड़ी करनी है तो आपने अपने अखराजात को कम करना है। अगर आपने मईशत अपनी खड़ी करनी है अपने पाँव पर, तो फिर आपने टैक्स नेट से देखना है कि कौन कौन इससे बाहर है, उनको लेकर आना है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिलकर किसी कौम के ख़जाने में पैसे भरती है। अब जब हम IMF के पास एक नए बेल आउट पैकेज के लिए जा रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 से 8 बिलियन का ये हमें बेल आउट पैकेज मिलेगा, ऑलरेडी हम एक बेल आउट से निकल रहे हैं, फिर अरेंजमेंट वाला, इमरजेंसी अरेंजमेंट, और फिर अब ये वाला। IMF नॉर्मली खड़ा नहीं करती है मईशतों को पाँव पर, तबाह करती है। इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं हम। पाकिस्तान क्या इस ड्यूरेशन में जो मौजूदा हुकूमत है क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए कि वो वाक़तन IMF के चुंगल से निकल आए, दोबारा जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े, या एटलीस्ट कम से कम हम इससे निकल आए? वो कंडीशनें फरवा आ रही है ना, उससे आप कभी नहीं निकल सकते। ये एक प्लान था जो मैंने अभी दिए, एक प्रेजेंटेशन की है टॉप बॉसेस को, उसमें एक पूरा रोड मैप दिया हुआ है। आपको हिम्मत चाहिए। IMF को आप अभी ना डिनाई करें, आप IMF के साथ चलें। अभी मैंने अभी एक अपनी वैल्यूएशन दी है करेंसी की, गोल्डमैन सैक्स ने दी है, ऑप्टिमस ने दी है, $235 का डॉलर है। और हम हिलने के लिए तैयार नहीं है कि जी $280 का डॉलर बिक रहा है। ये 5% इन्फ्लेशन कम हो रहा है आपका। आप अफराते दर में कमी करें, आपका पॉलिसी रेट कम होगा, और सबसे बड़ा खर्चा आपका डेट सर्विसिंग है, उसको आप कम करें ना। पहले 250 बिलियन यानी 25 खरब रुपए के आप अपने अखराजात कम कर सकते हैं अगर आप ट्रू वैल्यूएशन ऑफ डॉलर लेके। अच्छा, आप मुझे एक आर्गुमेंट दिया गया कि जी आप सही कह रहे हैं, वो स्टेट बैंक को बाई करना इसलिए जरूरी है कि हमारे रिजल्ट बिल्डअप हो गए। ओ भाई, वो पैसा आपका है, बैंक ऐसे एलसी नहीं खोल सकता और ये पैसा जाया नहीं जाएगा। आप ये कहें, कंसीड करें कि आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी सेक्टर को, आप चाह रहे हैं कि उस सेक्टर को सपोर्ट करें, अब कंसीड करें। ये 4 सोशल मीडिया के अपने दोस्तों के थ्रू अगर आप मेरे खिलाफ ट्वीट करवाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बट आप आए, अगर आप में सच्चाई है, आए मीडिया पे, आपके प्रोग्राम में, आपके मालिक साहब के प्रोग्राम में, मैं उनको दावत देता हूं आके मुझसे बहस कर लें। ये डॉलर आपका कम है, इसके प्रेशर में नहीं ले आना चाह रहे। इन्फ्लेशन आपकी कम हो चुकी है, पॉलिसी रेट कम करें, आप किसके प्रेशर में नहीं कम करना चाह रहे। तो जो बेसिक फंडामेंटल आपको इकोनॉमी को ठीक करने के लिए चीजें हैं, टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट तैयार है, आप काम नहीं कर रहे। आपका एग्रीकल्चर आपको बूस्ट करना है, आप इंपोर्ट कर लेते। $1 अरब आपने जाया किए इस वक्त वीट की इंपोर्ट के लिए, जो 4 मिलियन मेट्रिक टन आपने मंगाई है। जरूरत नहीं थी आपको। आज किसान आपका रूल रहा है। और अभी तक आ रही है, मतलब ये भी पता नहीं है कि कितनी आनी थी। अच्छा, और फिर मैं ये देखता हूँ बड़ी रिटाई के साथ लोग कहते हैं कि जी हमने खुद ने थोड़ी इंपोर्ट किया, हमें तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ। ओ भाई, आपका काम था डिमांड असरटेन करते हो, क्रॉप की असेसमेंट लेते, फिर आप अलाउ करते अगर आपको करना था। आप $1 को मोहताज है, और ये $1 बिलियन आपने जाया किया, और टैक्स की कंसेशन, कस्टम ड्यूटी की कंसेशन की। क्या इस पे अकाउंटेबिलिटी ड्यू नहीं होती? क्या कोई सियासतदान होता आज फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसको तो हम खड़े कर देते हैं अकाउंटेबिलिटी में, कटहरे में खड़े कर देते हैं। क्या टेक्नोक्रेट या जो ऊपर से आ जाते हैं पैराशूटर्स, क्या वो उनका अकाउंटेबिलिटी नहीं आती? पैराशूटर्स जो होते हैं उन पे अकाउंटेबिलिटी ड्यू नहीं है। क्या अकाउंटेबिलिटी के लिए सन ऑफ द सॉइल रह गए? तो ये आप आवाज उठाएं ना। आप 10 लोगों को खड़ा कर देंगे कि जी फलानी गवर्नमेंट देखें वीट बाय नहीं करे, आप पीछे मुहर्रिकात तो देखें ना, क्यों नहीं बाय कर रही है? आज आप मुझे बताएं कि दुनिया में ये वीट ₹65 पर केजी की पड़ रही है। ₹71 की कल रात की वैल्यूएशन मेरी आती है C&F पाकिस्तान आने के लिए। सही। आपने 71, ये पहले ₹68 की थी, उससे पहले भी कम थी। आप मुझे ये बात बताएं, अमेरिका में वीट पड़ी हुई है, इंडिया में वीट पड़ी हुई है, यूक्रेन में वीट पड़ी हुई है, वीट का कोई ऑफटेक नहीं है इस वक्त। आपके पास सरप्लस वीट होगी। आपकी जो कंजम्पशन है वीट की वो 31.66 मिलियन मेट्रिक टन है, और आपकी प्रोडक्शन इंशाल्लाह 32 हो जाएगी। 4 मिलियन मेट्रिक टन के आपको चाहिए रिजर्व। अगर आप 2 की यील्ड लेके आए, 1.24 से बढ़ा के 2 की यील्ड लेके आए, तो आप सरप्लस करके एक्सपोर्ट करके आप अपना करंट अकाउंट सरप्लस ले आ सकते। आज अगर $1 बिलियन की आप वीट ना मंगाते और ये पेमेंट ना आ जाती, तो आज आप करंट अकाउंट सरप्लस में होते आफ्टर सो लॉन्ग। तो किसकी नाअहली थी? उस नाअहली का तदारुक क्या होगा? इस कौम का जो पैसा गया है, इस कौम के जो टैक्स की चोरियां हुई हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? उनको अकाउंटेबिलिटी के कटहरे में ले आए। सही है। आप अगर नहीं लाते तो आपके तकाजे पूरे नहीं होंगे। अच्छा, इसके पीछे थोड़ा सा बड़ी इंटरेस्टिंग जस्टिफिकेशंस जो हैं वो दे रहे हैं। जो निगरान सेटअप पे भी लोग मौजूद थे, खास करके हमारे निगरान वज़ीर आज़म, वो भी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग जस्टिफिकेशंस देते हैं ओवर वीट के। ये 4 साल से हो रहा था, ये ऐसे नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए था, वगैरह वगैरह। खैर, लेकिन वो जस्टिफिकेशंस जो हैं वो एक पॉइंट पर आकर इंटरव्यू सुना है, वो जो बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है उनका दिल और उनकी जबान उनका साथ नहीं दे रही थी। सबसे पहली बात थी कि वो कहते हैं जी मुझे पिछली गवर्नमेंट ने समरी भेजी थी। समरी भाई तैयार होती है, पिछली गवर्नमेंट ने डेफर किया था। डेफर करने का मकसद ये होता है कि अब आप असरटेन कर लें कि आपकी क्रॉप कब आएगी और कितनी क्रॉप आ रही है। बबांगो दौल लोगों ने बताया था कि ये क्रॉप बहुत अच्छी है हमारी, ठीक, क्योंकि इस मर्तबा डिस्ट्रॉय। आपको पता है जब हमारी क्रॉप बिल्कुल खराब हो चुकी थी, उस वक्त $968 मिलियन की हमने वीट इंपोर्ट की थी, बहुत इमरजेंसी में, जब वीट सैलाब की सूरत में 2 साल पहले। एग्जैक्टली नहीं, सैलाब के पहले की। आज जब आपकी बम्पर क्रॉप थी तो आप $1 बिलियन की उठा रहे हैं वीट यार। हाँ, देखिए इसमें इशफाकुल्लाह साहब दो तीन पॉइंट्स हैं। ज़ाहिर है कि बहुत शुक्रिया फॉर द डिस्कशन, लेकिन इसमें पॉइंट्स ये हैं कि अगर आप उन कल्प्रिट्स को पकड़ेंगे नहीं, उनको कटहरे में लेकर आएंगे नहीं, कि जिनकी वजह से हमारी मईशत में इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो लूप होल्स हैं मौजूद हैं, और वो फिर वो लूप होल्स बड़े होते जा रहे हैं, वो खांचे बड़े होते जा रहे हैं, और फिर उनकी वजह से एक, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही कारी ज़र्ब लगी है हमारी मईशत को। अगर उनको पकड़ेंगे नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है, कटहरे में लेकर आएंगे नहीं। लेकिन SIFC जो है उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक से वापस आते हैं।
वेलकम बैक। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है हमारे टेक समूर, हमारे मईशत डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने। इनके साथ साथ हमारे मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हुई, ये जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं इससे हम किस तरह लें? IMF की शराइत के बाद ये किस तरह आवाम के हक़ में बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो शराय सूद है उसमें भी इजाफा होगा और जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी बढ़ेगा? परवा साहिबा, जहां मुल्क खड़ा है उसकी पोजीशन ये है कि अगर आप इस वक्त IMF के बगैर मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे तो ये प्रूडेंट पॉलिसी नहीं होगी। आप सिर्फ 9 माह पहले चले जाइए। जून 2023 में पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट की गुफ्तगू हो रही थी। रुपया जो था वो वीकन होके 307 तो इंटरबैंक था और हमारे रिजर्व्स $4 अरब से नीचे चले गए थे और इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। मैं तब भी हमेशा कहता था और हुकूमत को डायरेक्टली भी कहता था कि द IMF विल गिव यू मैक्रो स्टेबिलिटी। 9 माह 10 माह गुजरे हैं। आज पाकिस्तान के रिजर्व्स $8 बिलियन के हैं। ये रिजर्व्स बोरोड हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पर पहले तो आपको 1% भी कोई देने को तैयार नहीं था। आपकी इन्फ्लेशन जो कि 38% पे चली गई थी, अप्रैल का जो फिगर है वो 17% है। इसका मतलब ये नहीं है कि कीमतें नीचे आई हैं। फरवा ऑल दैट मीन्स इज कि कीमतों के बढ़ने की शरह जो है वो टूट गई है और रुपया अभी 278 के करीब ट्रेड कर रहा है इंटरबैंक में। बावजूद इसके कि सब्सटैंटिवली जो रिजर्व्स हमने बिल्ड किए हैं, हमने मार्केट से बाइंग की है, कुछ सेलिंग भी की है। ये सारी बाइंग की बात होती है। स्टेट बैंक्स आर ऑलवेज बाइंग एंड सेलिंग। यहाँ पे खड़े हैं। मेरा एक बड़ा क्लियर व्यू है कि इस दफ़ा स्टेट बैंक को कन्विंस करना चाहिए था IMF को, क्योंकि जो ये 17% का नंबर था और कोर इन्फ्लेशन तो शायद 15.7% है, ये अप्रैल का नंबर स्टेट बैंक के पास हर सूरत में मौजूद है। आई हैव सर्व्ड ओवर अ डेकेड विद द गवर्नमेंट, आई एडवाइज देम इवन नाउ। मुझे ये मालूम है बात कि ये नंबर लेने के लिए ऑल आई नीड टू डू इज गिव PBS अ कॉल, और ये अगर उनको मालूम था तो उनको रखना चाहिए था। 5% के करीब आपका रियल रेट जो है वो पॉजिटिव हो गया। ये 22% ट्रूट के हर सूरत 21 का सिग्नल तो बिल्कुल क्लियरली देना चाहिए था, क्योंकि दूसरी भी एक तरफ है। मैं अभी जब हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखता हूं तो ग्रोथ स्लोइंग है मुल्क में। इस दफ़ा जो टैक्स है वो भी इसलिए टूट गया है कि ऑब्वियसली इकोनॉमी में जितनी जान होगी तभी 53 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आपको दिखाई दिया है अप्रैल के माह में। और जो सबसे बढ़ के जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो आता है वो अभी मैं देख रहा था 10 माह की, बल्कि मैंने ट्वीट भी किया था, जो हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो पिछले साल से 11% कम यूज हुई हैं। सो यू कैन सी अ स्लोइंग डाउन इन द इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट टूट गया। स्टेट बैंक शुड हैव बीन एबल टू कन्विंस द IMF। इससे मुझे एक जो इस वक्त डिस्कम्फर्ट है वो ये है कि आने वाला जो प्रोग्राम फंड के साथ निगोशिएट करना है, उसकी कैपेसिटी कैसे बिल्ड की जाए कि वो प्रोग्राम फॉर द पीपल, बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हो। अगर ये महवर नहीं रखेंगे तो फिर आप कभी भी अपनी पॉलिसीज जो कि ब्रीदिंग स्पेस इस वक्त मिली हुई है उनको मैक्रो स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। ये है चैलेंज पाकिस्तान का जहाँ पे खड़े हैं फरवा। ठीक है, लेकिन जाहिर है कि हमें डॉक्टर इकराम साहब IMF की ज़रूरत भी है। IMF के बगैर, जैसे डॉक्टर नजीब साहब ने पहले ही कह दिया कि हम उसके बगैर चल नहीं सकते, तो हम अब पहुंच गए हैं कि हम आपके बगैर चल नहीं सकते। अब शराइत की बात है, ज़ाहिर है कि मई के वस्त में जो है वो IMF ने आना भी है, मिशन ने, नेगोशिएशन भी होनी है। क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम अपने अभी मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर से, क्योंकि उनका ताल्लुक सियासत से या किसी सियासी जमात से नहीं है, मगर इज़ अ टेक्नोक्रेट। तो आप कैसे फ्रेम कर रहे हैं उनकी नेगोशिएशंस को और क्या क्या चीज़ें आप तवक्कुआत रखते हैं कि वो करेंगे? जी, टेक्निकल जो मुज़ाकरात होंगे उसमें काफ़ी पता चल जाएगा कि जो नंबर्स हमने दिए हैं ख़ास तौर पर इस साल का जो हदफ था FBR का, अगर वो पूरा नहीं होता तो फिर जाहिर है बहुत तशवीश होगी, क्योंकि फ़िस्कल डेफिसिट अगर आप पहले 9 महीने में देखें तो सिर्फ हमारा जो डेट सर्विसिंग था, चूँकि अब वो 5.5 ट्रिलियन तक चला गया है, तो ये बड़ी बुरी तरह से हम मुतासर हो रही है हमारी जो फिजिकल पोजीशन है। एक दफ़ा फिर हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि अगर हम ज़्यादा टैक्स इकट्ठा भी कर लें, मगर डेट सर्विसिंग हमारी जो है वो जिस स्पीड से ऊपर जा रही है, अगर ये साल जब क्लोज़ होगा, कहाँ हमने इसको
जिस सतह पे रखने की कोशिश की थी उससे तो ये बहुत नंबर बाहर चला जाएगा। तो आईएमएफ का भी सबसे बड़ा कंसर्न तो यही होगा कि फिजिकल डिसिप्लिन, जिसके लिए प्राइमरी सरप्लस हमने कहा था कि हम इतना कर देंगे, अगर वो भी हम नहीं कर सके, फिजिकल डेफिसिट फिर मदर ऑफ ऑल इल्स है, अगर वो फिर हमारा बढ़ गया तो उससे सारी प्रॉब्लम्स फिर दोबारा से पैदा होंगी। तो आईएमएफ के प्रोग्राम में हम ज़ाहिर है अब 24-25 दफ़ा हमें ये हो गया है, तो कुछ हमें ये भी तो कोशिश करनी है ना कि कोई तो प्रोग्राम आखिरी साबित हो, उसके लिए फिर जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म सीखा नहीं ना हमने अभी तक, अभी सीखा नहीं ना वो कर ले जाएं। जी, तो अब नए फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनका तजर्बा पब्लिक फाइनेंस का तो बहुत कम है, बैंकिंग का ज़रूर है उनका, मगर पब्लिक फाइनेंस की अपनी एक साइंस है। और खाकान नजीब साहब हम सबसे बेहतर जानते हैं कि इसके लिए जो ठोस इकदाम करने हैं उसके लिए कैपेसिटी का मसला भी है, और कैपेसिटी के मसले को अगर हम हल नहीं करते हैं तो फिर ये आने वाले दिनों में इस प्रोग्राम को कामयाबी से आगे लेके जाना और फिर अपनी जो मईशत है उसको एक दफ़ा जो है स्टेबलाइज करके फिर ग्रोथ की तरफ जाना, ये अब बड़े चैलेंज होंगे। क्योंकि अब आप सारी उम्र तो आईसीयू में नहीं रह सकते कि हमेशा से आप समझें कि हमें बेल्स आउट मिलते रहेंगे और हम किसी किस्म के ऐसे फैसले नहीं करेंगे जिससे कि हम फिर मईशत को कम से कम सही रास्ते पर गामजन कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये मुज़ाकरात जो होंगे उसमें आईएमएफ का स्टांस तो बहुत क्लियर होगा। अब हमें सोचना है कि हमारे पास कोई होम ग्रोन सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है, हमने कोई अपना होमवर्क किया है कि नहीं किया। मुझे तो नहीं लग रहा कि एफबीआर का कोई होमवर्क अच्छा होता है, वो तो सिर्फ यहाँ से नंबर बढ़ा लें और यहाँ से टैक्स की शरह को बढ़ा दें। आप टैक्स बेस की देख रहे हैं कि बजाय बेहतर होने के ख़राब हुई है, क्योंकि इस साल जो रिटर्न्स आई हैं वो पिछले साल के मुकाबले में भी कम हैं। और अभी जो सख्त किस्म के इक़दाम लेने की कोशिश की जा रही है कि सिम बंद कर दी जाए। अब ये तो बड़ी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, मगर इसको अच्छे तरीके से भी इन्फोर्स किया जा सकता है। तो लोग क्यों नहीं टैक्स रिटर्न्स फाइल करते? ये देखना चाहिए कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न्स रखने की आफ्टर ऑल क्या ज़रूरत है कि जिसमें आप 14-15 पेज की रिटर्न रख दें, उसको तो भरना भी किसी के बस का रोग नहीं है। फिर आप खाम खा उसमें वेल स्टेटमेंट और उसमें अखराजात और पता नहीं क्या चीज़ें पूछना चाहते हैं। तो सादा होती है दुनिया में, एक 1 पेजर रिटर्न से भी काम चल जाता है। फिर एजेंसियाँ अपना काम करती रहती हैं, वो देखती हैं कहाँ कोई ऐसी वेल्थ क्रिएट हो रही है जो अनटैक्सड है, कोई ऐसी वेल्थ क्रिएट हो रही है जो क्राइम प्रोसीड से है। ये तो फिर एजेंसीज का काम होता है इसको देखना, और यही काम है एक जो करप्शन के वॉच डॉग्स हमने नैप रखी तो हुई है, मगर वो भी सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्योंकि काम उनको और आता नहीं है। तो उसकी वजह से फिर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब सिर्फ टैक्स रेट को बढ़ाना, टैक्स पे गौर करना, टैक्स को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, इस पे सिर्फ आई थिंक इस पे सिर्फ काम नहीं होना चाहिए, और भी इस पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हुकूमत को अब सोचना चाहिए। जिस तरह अब हुकूमत प्राइवेटाइजेशन की तरफ आई है, वैसे जब भी नून लीग पहले भी गवर्नमेंट में थी तब भी इसके बारे में बात कर रही थी, और फिर अपने अखराजात का कम करना, और भी इस पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं चाहूँगी मैं आपसे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करूँ। अटलांटा काउंसिल में जो थिंक टैंक में खिताब किया, बातचीत हुई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा कि वी नो what to do to rebuild the economy. I like this confident डॉक्टर खाकान नजीब साहब, ये होना चाहिए। बट व्हाट इफ़ अगर हम इसे इस तरह देख रहे हैं कि आप, ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छा नेगोशिएट भी कर लेंगे आईएमएफ के साथ, चले हम ये समझते हैं कि आप लोग हुकूमत में होते हुए आवाम के लिए भी कोई रिलीफ लेके जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी शिकायत प्राइवेट सेक्टर से भी आ रही है, वो ये है कि हम रीबिल्ड नहीं हो रहे, या हमें जो है वो रीस्टार्ट या किक नहीं मिल रहा है, हमारे पे हमारी पॉलिसीज़ पे भी गौर किया जाए। अब एक तरफ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जब लागू होती हैं तो फिर उस पर मुलाजमतों पर भी जोर पड़ता है, और पाकिस्तान में तो वैसे भी बेरोज़गारी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है ना कि एक चीज़ हमने सीख ली है कि प्राइवेट सेक्टर लेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, जिसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा हो, वो ममालिक को कामयाब बनाती है। फरवा ये एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है जो हमने अपनी ज़िंदगियों में सीख लिया है। दिस इज़ गुड इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मुल्क को और पायदार बनाती है और इस प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ को तक़वियत देती है। अब पाकिस्तान में आप चलिए, अब फंड के साथ आपने जो पहली निगोशिएशन की
फॉर एग्जाम्पल के 22% को कम कर दें, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ही थी ना, आप नहीं कामयाब हो सके। मैं बार बार कहता हूं कि 10 से 11 PhD लड़के और लड़कियां आते हैं, वो मेरी तरह की यूनिवर्सिटियों के, डॉक्टर साहब की तरह की यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए PhDs हैं। आपको भी एक टीम बिठानी चाहिए सामने, हर सेक्टर का एक्सपर्ट हो, हर सेक्टर को समझता हो, एक चीफ कोऑर्डिनेटर हो जो इस सारी चीज़ को समझता हो कि प्रोग्राम के खद्दो-खाल कैसे बनाने हैं, और उनके आने से पहले पब्लिक कर देना चाहिए कि दिस इज आवर प्रोग्राम, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू इन 3 key एरियाज। एक आपका फिजिकल का खसारा है। फरवा, पाकिस्तान अपनी जिंदगी में, ये कोई 10 साल या 20 साल की गुफ्तगू नहीं कर रहा, जब से अपनी जिंदगी में जब से मार्वे वजूद में आया है, फिजिकल की प्रॉब्लम में है। इस साल रिकॉर्ड 8% का खसारा करेगा, जिसका मतलब है 30 अरब डॉलर का नुकसान करेगा। इसको आसान लोगों के लिए समझा रहा हूँ। मतलब जो कमाएंगे और जो खर्च करेंगे उसमें 30 अरब डॉलर बोरो करेंगे तो मुल्क चलेगा, यानी कि 8,300 अरब। अब आप बता दीजिए कि आपको मालूम है, अगर टैक्स साइड पे तो सामने रख दीजिए। मैं डॉक्टर साहब, मैं टैक्स पे इसलिए गुफ्तगू कम करूंगा, आई लेट डॉक्टर इकराम हैंडल इट, ही इज मोर ऑफ एन एक्सपर्ट। बट ठीक है, मैं अब जरा एक्सपेंडिचर की गुफ्तगू करूंगा सो दैट हम दोनों ज्यादा कंट्रीब्यूट कर। एक्सपेंडिचर में पेंशन का रिफॉर्म करना है। आपने क्या रिफॉर्म प्रिपेयर कर लिया? 10 साल से फरवा, मेरा ख्याल है कि 5 कमेटीज बन चुकी हैं, अभी तक रिफॉर्म का आगाज भी नहीं किया। पेंशन्स को निकालिए अपने से। आप IMF को कहिए कि ये मेरा रिफॉर्म पाथ है, पर उसके लिए आपको एक्चुअरीज चाहिए। ना इकराम साहब ना खाकान इसको बना सकता है, बिकॉज ये एक्चुअरीज का काम है। दुनिया जो है वो इतनी स्पेशलाइजेशन में चली गई है कि कई काम मुझे कई दफ़ा कहे जाते हैं, मैं माजरत कर लेता हूँ, कहते हैं आप मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं, आप ये नहीं कर। मैं उन्हें कहता हूँ कि ये उन्हीं के काम हैं जो समझते हैं। सो मैंने पहला एक्सपेंडिचर रिफॉर्म आपके सामने रखा। अब आप आगे चलिए। आपको किसी ने मना किया है कि आप NFC पे अपनी डिस्कशन ना खोलिए, आप 100 दफ़ा खोलिए, मतलब ये आपका काम है, ये आपने करना है। पाकिस्तान का जो बेस्ट है उसका खर्चा फेडरल गवर्नमेंट को नहीं ढोना चाहिए, वो तो है ही डिवॉल्व सब्जेक्ट। तो किसी ने मना किया है कि आप इश्यूज ऑफ डेवोल्यूशन को टैकल ना करें। किसी ने मना किया है कि एनर्जी जो है सब्सिडी, उसकी फरवा भी बेनिफिशरी रहे। क्यों रहे? क्योंकि आप एनर्जी सब्सिडी को तोड़ें। आप 1,000 अरब की सब्सिडी देते हैं, उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ले जाइए। आप अगले 3 साल के लिए कह दीजिए हम नई रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। आप अगले 3 साल के लिए कह दीजिए कि जो SOEs हैं वो अपना ऑन देयर ओन बुक्स बोरो करेंगी। हम ग्रांट्स जो बढ़ाते आ रहे हैं उनको रोकेंगे, जो गारंटीज खड़ी करते हैं उनको नहीं करेंगे। सही। आप कह दीजिए हम नए डिवीजन तहसील नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। और आखिरी बात, PSDP का इतना बड़ा बैकलॉग है, आज अगले 3 साल के लिए नए प्रोजेक्ट्स बंद कर दीजिए और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर दीजिए। ये एक्सपेंडिचर सेट मैं इसलिए दे रहा हूँ फरवा, ये बनाइए। IMF को कहिए ये मेरे स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं, ये मेरे इंडिकेटिव टारगेट्स हैं और ये मेरे QPCs क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं। बट आई एम सॉरी, मैं गवर्नमेंट को बहुत करीब से जानता हूँ, मैं मतलब इतना मतलब एक अदारे को जानता हूँ। किसी में ये जो अभी मैंने आपके सामने रखी है चीज़, ये पूरा पुट टुगेदर करने की सलाहियत बिल्ड करेंगे तो ये कर पाएंगे। आई लीव इट टू इकराम के वो टैक्स के हमें बता देंगे कि ये एहदाफ। हाँ, मैं इस बात करेंगे ना। जी, मैं इस पे मजीद डिस्कशन करना चाह रही हूँ आप दोनों से, क्योंकि आप लोग माहिरीन हैं। और लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक पे जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो SIFC का किरदार भी बड़ा अहम है। बैरून मुल्क से सरमायाकारी लाना, यहाँ पर डेवलपमेंट करना, कैसे हम इस ग्रोथ पर भी काम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि मैं डॉक्टर इकराम साहब से पूछूंगी कि बीइंग अ पाकिस्तानी हमें बड़ी आसानी से ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हुकूमत सब्सिडाइज चीज़ों को ख़त्म कर देती है, सब्सिडी ख़त्म कर देती है, करनी चाहिए, ज़रूरत है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है, ख़तरे से बचाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके पूरे बीच में जो आम आदमी सैलरी बेस्ड पाकिस्तानी है, आपके मेरे जैसा, वो कैसे सर्वाइव कर सकता है? उसके लिए क्या दूसरे मीन्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, मुझे बताइएगा बड़े आम फहम अल्फाज में, चूँकि ज़ाहिर है कि ये डिस्कशन मैं चाहती हूँ कि ये वो शख्स भी देखे जिसका कोई छोटा कारोबार है, वो शख्स भी देखे जो सैलरी बेस्ड है, और वो शख्स भी देखे जो इस वक्त अपना पासपोर्ट लेकर ये कोशिश कर रहा है कि वो बैरून मुल्क चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान उसको कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। मुझे बताएं
कैसे हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, जो 9 करोड़ से ज़्यादा लोग खतरा गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो मिडिल क्लास तबका है, उस पर असर ना पड़े। जो क्लास का बनता है टैक्स या जो क्लास इफेक्ट होनी चाहिए या जिनका बनता है हक, उससे ही हम ये सारी चीज़ें लें और मुल्क का सर्कल भी चलता रहे, इंक्लूडिंग IMF। जी देखिए, जो सबसे बड़ा मसला है वो टैक्स एक्सपेंडिचर, यानी कि जो एग्जम्पशंस इस वक्त दे रखी हैं सारे टैक्स लॉज में, वही अब 3 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई हैं। अभी उसमें कुछ हिडन पार्ट्स भी हैं जो वो जाहिर नहीं करते हैं, और वो रिपोर्ट जब बनाते हैं तो कई चीज़ें उसमें से छोड़ देते हैं। जाहिर है हमने खुली छूट दी हुई है। अब एक तरफ तो हम टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं सैलरीड लोगों पे, हम बहुत से टैक्सेस ऐसे भी लगा रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम लेवी को हम कहीं से कहीं ले गए हैं। अब पर लीटर का जो बोझ पड़ रहा है वो तो डायरेक्ट हर एक पे पड़ रहा है, और जाहिर है जो नीचे का फिर तबका होता है जिसकी आमदनी कम है, उसके ऊपर वो बोझ ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा आमदनी वाले का वो कम हिस्सा लेता है, मगर छोटी आमदनी वाले का वो ज़्यादा। सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस का यही प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश नहीं की गई कि जो पर्सनल इनकम टैक्सेस थे कम से कम उसको तो दुरुस्त कर लिया जाए। अब उसके अंदर हमने इतनी एग्जम्पशंस दे रखी हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि आप देखिए कि जजेस की सैलरी ज़रा देखिए, वो लाखों में है, फिर उसके बाद उनका जो जुडिशल अलाउंस है जो सैलरी के बराबर है उसको टैक्स फ्री करने का क्या तुक बनता है। फिर जो पूरी सैलरीज के बराबर पेंशनें मिलती हैं उसको भी टैक्स फ्री हमने रखा हुआ है। जी अगर आप टैक्स एक्सपेंडिचर को उठा के देख लें, जो जाहिर है कि अब IMF के कहने के ऊपर हमें 7 फाइनेंस बिल के छापना पड़ता है, उसकी सिर्फ आप फिगर्स पिछले 5 साल की उठा के देखें तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि दरअसल हम वहाँ से जो मरात याफ्ता तबकात हैं उनमें से तो टैक्स की एग्जम्पशंस ख़त्म नहीं कर रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं उन्हें पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस हम अपने देखिए, जो सेल टैक्स ज़्यादातर लोग अनरजिस्टर्ड हैं, ये भी आप FBR की नाकामी देखिए कि 3,25,000 लोगों को अभी तक सेल टैक्स में रजिस्टर कर सकें। तो वो सारे अनरजिस्टर्ड का 4% भी जो है वो चला जाता है फिर जाहिर है कि फॉर्मल सेक्टर के ऊपर। और इस तरीके से हमने पूरी जो मईशत है उसको भी ख़राब किया, टैक्सों के निज़ाम को भी ख़राब किया, और गरीब लोगों पे और दरमियाने लोगों पे और जिनकी फ़िक्स आमदनी थी उनके ऊपर भी। और दूसरी तरफ तवज्जो नहीं दी कि हमारी पर कैपिटा आमदन भी तो बढ़ती, जब हम ग्रोथ ही नहीं करेंगे तो हमारी पर कैपिटा आमदन कैसे बढ़ेगी। आप साथ वाले मुल्कों को देख लीजिए, हमारे साथ जो थे वो उनकी पर कैपिटा आमदन जो हमारी उनसे कहीं ज़्यादा होती थी 71 से पहले। जी तो अब उनकी पर कैपिटा आमदनी हमारे से कहीं ज़्यादा होगी। अगर हम केक का साइज़ बड़ा नहीं कर रहे, ग्रोथ नहीं कर रहे, फिर टैक्सेस भी तो ज़ाहिर तभी बढ़ेंगे जब ग्रोथ होगी, और एम्प्लॉयमेंट्स भी तभी जनरेट होंगी जब ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। जिस तरह से हमारे यंग लोगों को जो पॉपुलेशन है उसको जो 3 मिलियन 4 मिलियन के करीब हमें एम्प्लॉयमेंट देनी है, उसके लिए ज़ाहिर है 20% फिर आपको अपनी GDP का इन्वेस्ट भी करना है। अब इन्वेस्टमेंट को करने को इसलिए तैयार नहीं है, एनर्जी की कॉस्ट देखें, टैक्सेस की कॉस्ट देखें, और बहुत सी आप ओवरहेड्स देखें, तो लोग को इस 22% के ऊपर कौन काम करेगा जो हम मुसलसल ये रेट रखे हुए हैं। इससे गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ रहा है, जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि डेट सर्विसिंग का जो है उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये 22% का जो इतना हाई बोरिंग रेट है गवर्नमेंट का। और जाहिर है जब वो गवर्नमेंट 22 पे लेती है तो फिर प्राइवेट सेक्टर को तो 25-26 पर ही मिलेगा। तो पहली सूरत हाल जो मेरा ख्याल है कि सारी टैक्स एग्जम्पशंस ख़त्म करें, टैक्सों को सादा करें, शरह इसकी कम कर लें, तो ब्रॉड बेस कर लें तो बहुत फ़ायदा होगा। ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं, लोग इन्वेस्टमेंट करें, और उन्हें पता हो कि अगर हम 20% टैक्स दे देंगे तो 80% हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए निज़ाम को भी सादा बनाया जाए, उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जब भी खाकान अब्बासी साहब जिक्र कर रहे थे जी, उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। तो बहुत से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, बहुत सी पॉलिसी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म के लिए जो SIFC का जो किरदार है डॉक्टर साहब, वो हाउ डू यू सी दैट? क्योंकि बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट लेकर आना, अब बड़ी अच्छी उन्होंने ये पॉलिसी दी कि लैंड देते हैं हम आपको और लीज करेंगे और ये सारा कुछ, तो इसको हाउ डू यू सी दिस वे? जी वो तो अपनी जगह ठीक है, मगर अगर अदारे अंदर से रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो जब वो लोग आएंगे यहाँ, अपने लोग जो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है कि इतने बॉटलनेक्स हैं, इतने ज़्यादा ओवर रेगुलेशंस हैं। अगर एक छोटे सा आपने यूनिट शुरू करना हो, कितनी आपको अप्रूवल्स चाहिए होती हैं। तो SIFC अच्छा काम करने की नीयत रखती है, मगर उसके साथ प्री रेक्विजिट तो यही है कि हम अपनी जब तक अंदरूनी तौर पर अपनी रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो वो बॉटलनेक्स और वो प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही रहेंगी। अब इतनी ओवर रेगुलेशन है पाकिस्तान में कि
इंसान हैरान होता है। आपको याद होगा जब इंडिया एक दफ़ा IMF के प्रोग्राम में गया तो उन्होंने, ये हमसे बहुत रेगुलेटेड इकोनॉमी थी, जब फिर उन्होंने एक दफ़ा तहैया कर लिया कि अब हमने सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में जाना है, ये रेगुलेशंस ख़त्म करने हैं, अपने टैरिफ को दुरुस्त करना है, अपने इदारों को दुरुस्त करना है। तो आज इंडिया की आप ग्रोथ देखिए कहाँ पे है, चाइना से भी कहीं उनकी ग्रोथ ज़्यादा है, इसके बावजूद कि उनकी आबादी चाइना से अब ज़्यादा है, 1.4 बिलियन को वो सस्टेन कर रहे हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हम एक पॉलिसी तो बनाकर फिर उसके अंदर कंसिस्टेंसी भी रखें और उसको इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारे यहाँ बहुत वीकनेसेस हैं उनको ठीक करें। ये इम्प्लीमेंटेशन में वीकनेसेस का प्रॉब्लम दोनों है, नॉन कंसिस्टेंट पॉलिसी भी है और जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है वो भी बहुत वीक है। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने डॉक्टर साहब डिस्कस किया कि रिफॉर्म्स, बेसिकली तो इदारों के रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर खाकान नजीब साहब, हम देखते हैं कि IT का शोबा हो जाए, ज़राअत हो जाए, इसके अलावा दूसरी दीगर इंडस्ट्रीज़ हो जाएं जिस पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट आती है वो बताती तो है कि हम ये फ़लाँ चीज़ करेंगे। PTA के दौर में भी हमने देखा, नून लीग के दौर में भी हमने, ये जो PDM की गवर्नमेंट गुजरी है 16 महीनों की, इसमें भी देखा। इनफैक्ट अभी भी हम वो बातें सुन रहे हैं। तो लेकिन इस पे जो एक वर्बल बात है वो एक अलग है, लेकिन जो बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस पर एक शख्स को हुनरमंद करना कितना इम्पोर्टेंट है? तो मैं आज ही वर्ल्ड बैंक का एक डेटा मुझसे शेयर हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जो 10 साल के शायद बच्चे हैं तो दे आर लर्निंग पॉवर्टी में हैं, वो उनमें से 73%, विच मीन्स कि वो उनको जो पढ़ लेना चाहिए उस उम्र तक आफ्टर बीइंग 4 years in a school वो नहीं पढ़ पाते। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज अ सीरियस कंसर्न। अब ये चारों प्रोविंसेस का काम है, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, बिकॉज एजुकेशन इज अ डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट। अगर 26 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल तो ज़रा आपने सोशल इंडिकेटर्स को तो देखिए कि हो क्या रहा है, HDI पे कहाँ खड़े हैं। मतलब ये सारा तो प्रोविंशियल लेवल का काम है, प्रोविंसेस को तो compete कर रहा होना चाहिए इन चीज़ों में, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ तक तो अभी हम पहुँचते ही नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट्स को एक चीज़ पहले समझनी है। अभी हमने हम अपनी स्ट्रक्चर कर लें गुफ्तगू को, हमने मैक्रो स्टेबलाइजेशन, IMF और मालियाती खसारे को संभालने की गुफ्तगू की है, ये तो बहुत फंडामेंटल है चीज़ें। अब अगली गुफ्तगू ये है कि हुकूमत का रोल डिफाइन करना जो है वो इस हुकूमत का काम है। इसका क्या मतलब है? देखिए, हुकूमत कैनॉट बी अ डिलीवरर, हुकूमत हैज़ टू बी एन अनेबलर। अभी तक हम ये समझ नहीं पा रहे। हम समझते हैं कि वीट भी हमने मंगवानी है, वीट की कीमत भी हमने तय करनी है, जब वीट बन जाए तो वो खरीदनी भी हमने है, स्टोर भी हमने करनी है। दिस इज नॉट हाउ गवर्नमेंट्स वर्क। जस्ट थिंक के राइस में आप कुछ नहीं करते तो आप कितने कामयाब हैं। मैं बहुत आसान मिसालें देता हूं। लेकिन आई एम जस्ट आस्किंग दिस फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब, लेकिन बहुत सारे ममालिक में ऐसा होता है, गवर्नमेंट टेक्स पार्ट इन इट, खरीदती भी है, बेचती भी है, सारा ये गवर्नमेंट डज दैट। फरवा, अगर आपने जो भी काम करना हो फिर उसकी कैपेसिटी बिल्ड करें। आपके पास डेटे की इतनी वीकनेस होती है। मैं जब गवर्नमेंट में काम करता था तो जस्ट टू मेक अप माई माइंड कि क्या डिसीजन लेना है, द डेटा सेट्स वर सो वीक दैट गलतियां हो जाती हैं। आई नो कि हम एकदम करप्शन पे चले जाते हैं, वो ज़रूर पार्ट एंड पार्सल है, हमारे सिस्टम में है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, बट द कॉम्पिटेंस टू एनालाइज द डेटा। आपका ख्याल है कि नादरा के पास डेटा नहीं है, आपका ख्याल है पावर के पास का डेटा नहीं है, गैस बिल्स का डेटा नहीं है, मेरे ट्रैवल का डेटा नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट्स का डेटा नहीं है। अब बताइए ना, डिजिटाइजेशन प्रॉब्लम है? ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उस डेटे की माइनिंग कौन करेगा और कौन उनको कोलेट करके इंटरफेस बना के ये तय करेगा कि फरवा का ये बनना चाहिए टैक्स, और फिर फरवा से डील करेगा। पाकिस्तान फरवा इज इन अ क्लियरली अ कॉम्पिटेंस चैलेंज। अब इस कॉम्पिटेंस को जहां आपने हल किया है वहां पे आप ठीक हो गए हैं, जहां हल नहीं किया, अब एक सेक्टर है हमारा, हमने जिसकी अभी इस सारे के अंदर जो अगर प्राइवेट सेक्टर को और एग्रीकल्चर को चलना है पाकिस्तान के लिहाज से, तो दो चीज़ें हैं ना कि बिजली अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए और अवेलेबल होनी चाहिए। ये चीज़ें तो नहीं होने लगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर चला रहा है टेलीकॉम। फरवा, मैं कई दफ़ा आपके साथ प्रोग्राम करता हूं तो आई एम सिटिंग इन पेरिस, यू डोंट इवन नो बिकॉज आई वर्क देयर, समटाइम्स आई एम सिटिंग इन लाहौर।
I get the same speed on the internet that I get in my Paris house that I get in Lahore. Why? Because telecom को deregulate किया, privatize किया, जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे। और आपने एक सेक्टर एनर्जी का डिस्कोर्स भी आप चलाते हैं, जेनकोस भी आप चलाते हैं, बिजली की कीमत का तायुन भी आप करते हैं, बिजली किसने कितनी बनानी है वो भी आप करते हैं। आज हाल ये है कि 5200 अरब रुपए का पेबल खड़ा है। सर्कुलर डेट कुछ भी नहीं होता, ये एक पेबल खड़ा हुआ है, सरकार ने पे करना है। सो क्रम्बलिंग एनर्जी सेक्टर को कैसे ठीक करना है, आप मुझे बताइए। आपका ख्याल है कि पॉलिसी मेकिंग, ऑपरेशंस और रेगुलेशन, इसको हैंडल करने की कोई टीम मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में आप लाए हैं? ये बड़े टेक्निकल एरियाज हैं। ये तो बेसिक रिफॉर्म्स है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं मिनिस्ट्री से कि वो इन चीज़ों पे गौर गौस करेंगे। तो डॉक्टर साहब आप मेरा एक एटीट्यूड नोटिस करें ना कि अभी मैंने कहा कि यार मैं ये चीज समझता हूं, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, बट इकराम्स एक्सपर्ट ऑन टैक्स, लेट हिम हैंडल इट। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। डोमेन नॉलेज के बगैर दुनिया अब चल नहीं सकती। अच्छा, मैं एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग आप दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं, और चूंकि इसका जिक्र IMF ने भी किया है और हमारी भी हुकूमतें गाहे बगाहे कहती रही थी, अब लगता है कि दे आर वेरी सीरियस टुवर्ड्स दैट इज प्राइवेटाइजेशन। Let's talk about PIA and these airports जो हम सोच रहे हैं कि हम इसको निचकारी करके, प्राइवेटाइजेशन करके इसको हम दे दें। डॉक्टर इकराम हक साहब, अब हमने देखा इश्तिहार छपे, लेकिन हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं शायद हमें बहुत अच्छी ऑफर्स आएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में हमारी जो PIA की वैल्यू है वो हमें शायद इश्तिहार के बाद दिख गई, पता चल गया। ये प्राइवेटाइजेशन का जो चक्कर है ये कितना बेनिफिशियल है? आई कैन से दैट, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि एक चीज़ खसारे में जा रही है, लेट्स डू प्राइवेटाइजेशन, हम इसे कर देते हैं ताकि हमारे पास ये सफ़ेद हाथी एक कम हो जाए। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको कैसे रिलेट करते हैं विद कॉमन पीपल, और ये जो बोझ हमारे पे आता है फिर इनका, ये कैसे मैनेज हो सकता है? एंड हाउ डू यू सी कि प्राइवेटाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? ये वही मसला क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस का जिसकी तरफ खाकान अब्बासी साहब जिक्र कर रहे थे कि अगर किसी मुल्क में बहुत बड़ी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं और वो उसको मैनेज कर रहे हैं तो फिर कॉम्पिटेंस से मैनेज कर रहे हैं तो ठीक है, मगर हमारा हाल तो ये है कि वो हम उसमें नुकसान पे नुकसान किए चले जा रहे हैं। फिर नुकसान करने के बाद ये समझ रहे हैं कि उनकी प्राइस भी अच्छी लगेगी। अब लोग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ग्यू करेंगे ना कि अगर आप इसको बंद ही कर दें, बेच ही दें होने पौने पर, तो कम से कम ये जो ब्लीडिंग हो रही है और जो फिजिकल आगे हमारे ऊपर इतना प्रेशर है उसके ऊपर फिर हम ये भी पे करें टैक्स पेयर मनी से, तो ये तो ख़त्म होना चाहिए। अगर बहुत सी बातें की कि यहाँ बोर्ड्स नए बनाएंगे, लोगों को इंटरव्यू करेंगे, कॉम्पिटेंट लोग लाएंगे, वो इनको री इंजीनियरिंग करेंगे, वो इनको रीवैम्प करेंगे, सारे तजर्बे हमने करके देख लिए, सारी पॉलिसीज़ बना के देख ली। प्राइवेटाइजेशन कमीशन दुनिया में तो बाहर कैफ इस तरह की कोई मिनिस्ट्रियाँ नहीं होती। अगर आपने कोई चीज़ बेचनी भी हो, आप बेस्ट किसी ऑक्शन हाउस को कहते हैं, वो आपका काम कर लेते हैं। आपने देखा इकोनॉमिस्ट में इश्तिहार छपते हैं दुनिया जहान की चीज़ों के जहाँ प्राइवेटाइज हो रही हैं। पॉलिसी बनाना देखिए एक और चीज़ है, और इस तरह को मिनिस्ट्रियाँ बना के उसके ऊपर और खर्चे किए जाना। मिनिस्ट्रियों में कौन लोग बैठे जिन्हें प्राइवेटाइजेशन की एक्सपर्टीज करना था उन्होंने, या उनको इन काम का पता था? अब ये तो एक बिल्कुल अब पाकिस्तान में वाज़ेह बात है कि हुकूमत को वंस फॉर ऑल ये फैसला करे कि बिजनेस करना है कि नहीं करना है। अगर बिजनेस करना है तो फिर करने की अहलियत दिखाएं, अगर नहीं कर सकते हैं तो ना करें, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप दोनों काम इकट्ठे कर सकते हो। आपके सामने इंडिया ने अपनी एयरलाइन जो है टाटा को दे दिया, उन्होंने कितने नए जहाज एंटर किए हैं। तो फिर आप वो काम ना करें जो आपको करने नहीं आते हैं, और यही हमारा असरार होता है कि आप अगर एक काम नहीं कर सकते हैं तो फिर इंसिस्ट ना करें कि हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप फिर नुकसान ही करेंगे और वो हम मुसलसल किए चले जा रहे हैं। ठीक, डॉक्टर साहब मैं आपका भी टेक चाहूंगी। खाकान नजीब साहब, वक्त की कमी है तो वेरी क्लियरली देखिए, मैं पनेशियाज या कोई इसमें बिलीव नहीं करता कि कोई सिल्वर बुलेट्स हैं। प्राइवेटाइजेशन इसलिए चाहिए कि स्टेट का काम नहीं है कि वो अदारों को कमर्शियली रन करे, एक बात। दूसरी बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन के साथ अच्छी पॉलिसी स्टेट का बनाने का काम है, तब आपके अदारे ठीक चलेंगे। और एक तीसरा जुज़ है वो है कि स्टेट इनको रेगुलेट करे प्रॉपरली, और उस रेगुलेशन में मार्केट मेकिंग भी हो, मार्केट करेक्शन भी हो, जहां मार्केट फेल होती है वहां स्टेट एंटर भी करे। सिर्फ ये कहता चलूं कि 83 कमर्शियल अदारे चला रहे हैं हम, उसके 80 उसके नीचे जैली अदारे हैं, उसकी सब्सिडरीज हैं, 203 तकरीबन ओवरऑल हैं।
मैंने 2013 में इसमें पहली किताब 2010-11 के डेटे पे गवर्नमेंट में ही छापी थी, वो आज कायम है किताब, वो ही चलती चली जा रही है। हम डेटा अपडेट करते हैं। FY22 में जो टॉप 10 लॉस मेकिंग है वो 700 अरब रुपए का नुकसान किया है उन्होंने। और फिर टेलीकॉम और थोड़ा सा एनर्जी सेक्टर को कंपेयर कीजिए, यू विल बी इजीली कन्विंस्ड कि प्राइवेटाइजेशन इज द वे। बट फरवा, प्राइवेटाइजेशन बहुत जल्दी होनी नहीं है, स्पेशली एनर्जी सेक्टर की। जो पीसी का जिक्र किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को एक JP मॉर्गन बनाने की कोशिश की थी। प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे, चेयरपर्सन होगा या होगी, वो समझती होगी, वो ये मर्जर्स या एक्विजिशन से आई होगी, वो ये काम करेगी। हम कुछ भी नहीं कर सके इनमें से। आज अरब $डॉलर की चीजें बेचना चाहते हैं, हमें चाहिए कि मिलियंस ऑफ रुपीस की सैलरी पर ये लोग लाएं जो ये काम कर सकें। पाकिस्तान में बहुत सी करप्शन आई थिंक निकल जाएगी अगर आप सैलरी स्ट्रक्चर्स ठीक करके मोनेटाइज्ड लोगों को पैसे दें, पर उनको दें जो कॉम्पिटेंटली जिस काम के लिए हैं विद डोमेन नॉलेज डिलीवर कर सकें। पाकिस्तान को अब बगैर प्राइवेटाइजेशन के चलाना भी कोई बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। सही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब आपका भी, डॉक्टर इकरामुल हक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन देखिए, मुल्क की मईशत का जो पहिया है वो चलाना तो बिराखिर हमने, आपने तो है ही, हम तो दे ही रहे हैं टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स, और हुकूमत ने इसको पहिए को चलाना है। लेकिन हुकूमत की पॉलिसीज़ ही इफ़ेक्ट होती हैं, आप पर भी, हम पर भी। और अगर उस पॉलिसीज़ में कहीं पर भी आपको लगे कि कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं या रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी और हमने की नहीं, और रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो खैर हर सेक्टर में, और अगर की नहीं है तो फिर उसका हाल ऐसे ही होता है। अब हम IMF की तरफ एक बार फिर देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब की बार जब हम IMF की तरफ देखेंगे तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आम आदमी के लिए जो मुश्किलात है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। हुकूमत अगर अगली बार भी अपनी, क्योंकि सियासतदान है, सियासत को चाहती है चलाना, तो फिर उनको इस बार IMF के साथ साथ पीछे मुड़ के एक बार आम पाकिस्तानी को भी देखना होगा, तभी काम बनेगा। अल्लाह हाफ़िज़।